सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत बहुत अजीब सी लगने लगी थी। मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी और थका थका सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसा यकीनन कि बेआरामी और काम के ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेज़ी से जैसे तैसे नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया था क्योंकि मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त लेती थी और मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर खुद को जाहिर तौर पर अच्छा खासा बदल कर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती ऐसी थी जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आती थी। मैं सर झटक कर भागी भागी घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैंने खुद पर बहुत से मर्द की नज़रें अपने ऊपर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता कि इस दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं है, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच बेपर्दा रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस करके भी नज़रअंदाज करना पड़ रहा था, लेकिन मुझे फ़िक्र थी कि मेरी हालत ज़्यादा न बिगड़ जाए और मेरा डर इसी रोज़ सच साबित हुआ जब मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मचलाने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी और जो थोड़ा बहुत मैंने खाया पिया था वह सब निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। इस रोज़ मैंने किस तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त की। मुझे छुट्टी बहुत मिन्नतों से मिली थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंच गई। किस्मत से जब मैं पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर थे और वह मेरी हालत देखकर नाराज़ होने लगे। मैं ऐसा हुलिया बदल कर काम कर रही हूँ, मगर मेरा सच ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी भी रोज़ रंगे हाथ पकड़ी जाऊँगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास ये आखिरी हल था, इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर असर नहीं लिया। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल में मेरी हालत थकान और कमजोरी की वजह से थी, इसलिए खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से इतनी थकान और कमज़ोरी क्यों आने लगी है। ना मेरा काम इतना ज़्यादा था और ना ही मेरा काम थकने वाला था और ना ही खाने पीने की चोरी थी, और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले रोज़ मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ न कुछ खाती रहती ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात का खाना खाकर मैंने वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा थी वह मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। मैं घर से रवाना हो गई। अभी मैं रास्ते में ही थी, मुझे फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निढाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरती गई। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में गिर गई थी जिसमें ना मैं काम कर सकती थी और ना ही आराम कर पा रही थी। ना जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों में से एक रोहित नाम का लड़का था। मेरा अक्सर ख्याल रखता था और करीब रहता था। जब मैं इस हाल में वहाँ पहुँचकर बिस्तर पर गिरी तो रोहित ने मेरा ध्यान रखा। वह मुझे दवा ला कर देता, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी आती और चक्कर आते रहते। अभी मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराने का सोच रही थी कि एक रोज़ काम के दौरान ही मेरी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे जागा हुआ पाकर डॉक्टर हैरानी से मुझसे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया। जब डॉक्टर ने मुझे सब सुनकर अजीब सी बात कही, वह बोले कि तुम्हारी जो हालत है इसे देखकर मुझे लगता है कि तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी लड़की हो। फिर ये सब। मैं डॉक्टर की बात तो समझ नहीं पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात के दरमियान उन्हें रोककर सवाल किया, मेरी इस हालत की वजह क्या है? खाने पीने की मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर भी मुझे कुछ दिन से बहुत कमजोरी और उल्टियाँ चक्कर क्यों आ रहे थे?
डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझे बताई वो बहुत हैरान कर देने वाली थी। मेरा नाम सुमन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घराना कोई गरीबी में जुड़ा हुआ नहीं था और हम बेहतर हालात में थे, मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत लग गई। उसकी वजह से वह अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बुरे होने लगे। माँ ने मेरे बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं हो सकती थी। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखती और ख़ुद को बेबस महसूस करती। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरा यही हुस्न मेरे कमाने की ज़रूरत में आ जा रहा था। मेरा घर से निकलना मुश्किल होता था। जब से बाबा ने नशा शुरू किया, तब से बाहर के मर्दों की नज़र मेरे लिए बेबाकी साफ नज़र आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों की अपनी जिस्म के आर पार हो जाने वाली नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी, मगर मैं जानती थी ये कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत ना करती तो मेरे बहन भाई घर में पड़े ही भूख से मर जाते। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम हो गई थी, एक कोने में पड़ी रहती। उनकी तबीयत में ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में खाने पीने की कमी होने लगी थी। मैं अपनी कम पढ़ाई की वजह से छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती, मेरा हुस्न सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती। मैं अपनी इज्जत बचाकर दरबद धक्के खा रही थी, मगर ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं तरीके से नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी। मेरा दिल चाहने लगा था कि मैं तेजाब से अपना ये हुस्न दागोदाग कर लूं, मगर मुझ में हिम्मत पैदा नहीं होती। मैं थक कर अपने ख़ानदान का रुख किया। मेरे सिर्फ एक ताऊ थे जो हमारे मुकाबले बहुत अच्छा खाते पीते थे। उनकी जवान बेटी भी अच्छी नौकरियों पर थी। मैंने ताऊ के घर जाकर जब उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस से मुझे 4 नोट पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना ही बहुत था। उन पैसों से मैंने खाने का सामान लिया और घर ले गई, मगर कुछ दिन के बाद एक रोज़ अचानक ताऊ अपने बेटे के साथ आ धमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से कही वह सुनकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मेरे सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ में यह यकीन दिलाया कि उनका बेटा मुझसे शादी के बाद मेरे घर का खर्च उठाएगा। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मेरा वह कज़न मुझसे उम्र में दुगना बड़ा था और अय्याश किस्म का था। इसकी पहले भी 2 शादियाँ हो चुकी थी और दोनों बीवियों को वह शादी के कुछ महीने बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक दे चुका था। लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुशी खुशी फूले समा रहे थे। मेरे ताऊ गए तो मेरे माँ बाप ने मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था, मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार ने मेरे माँ बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया। उनके ख्याल से मैं बहुत खुदगर्ज थी जो सिर्फ अपना सोच रही थी। माँ बाप के तानों के बावजूद भी मैं अपनी बात पर डटी रही और ताऊ के घर भी इनकार पहुंचा दिया। मेरे माँ बाप की तरह मेरे ताऊ भी मेरे इनकार को स्वीकार में नहीं लिए। उल्टा मेरे माँ बाप को मुझे समझाने को कहा। मेरा बाप मुझसे हर वक्त लड़ता। मैं दिमागी दबाव में घिर चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी, ये रिश्ता हम सबके लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कज़न बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटी बहन भाई की गरीबी भरी ज़िंदगी पर थक हार कर मैंने हामी भर ली, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूँगी कि मेरा कज़न मेरे घर वालों को हर महीना खर्चा देगा। जब मैं ये बात करने ताऊ के घर पहुँची तो मेरा कज़न घर के पिछली तरफ गलियों में खड़ा फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। मैंने अपने कज़न के मुँह से अपना नाम सुना तो मैं वहीं रुक गई और जो बात मैंने अपनी कज़न की सुनी वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरा वजूद सुन रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग आई और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप ने मेरे नखरों पर मुझे बोल रहे थे। मैं कमरे में बंद होकर रोती जा रही थी। मेरा कज़न मेरा सौदा तय कर रहा था। वह बोल रहा था कि इसकी पहली 2 बीवियाँ अच्छे घर की थी, तभी इसका साथ देने को तैयार नहीं थी, मगर इसके चाचा की बेटी सुमन यानी मैं जिस कदर हसीन हूँ उतनी ही मजबूर हूँ। वह मेरे घर वालों को महीने में चंद रुपए देकर मेरा मुंह बंद करके रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैंने अपने माँ बाप को यह बात बताई थी, मगर मेरे माँ बाप उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगे।
कि ऐसे इज्जतदार मर्द का क्या फ़ायदा जो नशा करके अपना शौक़ पूरा करता रहा, उसके बच्चे भूख से मर जाएं। मेरे माँ बाप की नज़र में यह काम बुरा नहीं था। वह भी मानने को तैयार नहीं थे कि मेरा कज़न मेरा जिस्म लोगों को पेश करेगा। उनका यकीन था मेरा कज़न सिर्फ मुझे अपने से बड़े लोगों से मिलवाने का शौक़ रखता है। इस संग से मैं तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदल कर खुद को लड़के में ढाल दिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल था। मैंने अपनी शख्सियत छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता कि मैं पकड़ी ना जाऊँ। मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फिक्र सताती रहती। मेरे चेहरे की निज़ाकत और लड़कियों वाले अंदाज सबको हैरान करते थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया जाता और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे साथ खड़े हो जाते। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इन सब से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके यहाँ वहाँ जाती, मगर मैं जानती थी ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक रोज़ मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिनसे वह चाह कर भी छुड़वा नहीं पाती। मुझे बहुत संभल कर कदम उठाना पड़ता। खुद को हर तरह से लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते और रात को बाहर से ही खा पी कर लौटते और आते ही सो जाते। उनमें से सिर्फ एक लड़का रोहित था, जो पहले रोज़ से मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसका ताल्लुक़ कानपुर शहर से था। वह खाते पीते घर का लड़का था। इसकी 3 बड़ी बहन थी जो शादीशुदा थी और वह इकलौता भाई था। इसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती, क्योंकि वह किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्यों सोचा था। उसका कहना था कि वह आज़ाद रहना पसंद करता था। उसकी नज़र में यहाँ रहना उसकी आज़ादी थी। मैं क्वार्टर में रहते हुए सबसे फासले पर रहती थी और कोशिश करती थी कि जब सब सो जाएं तब मैं जाऊं और उनके जागने से पहले जाग कर निकल जाऊं। क्या करूं, मैं अपनी कोशिश में हद तक कामयाब रहती, मगर मुझे कभी कभी देरी भी हो जाती। लेकिन मैं यकीन थी, क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजार कर कोई मसला नहीं होता, मगर काम पर जाकर मैं अभी उन मसलों से घिरी हुई थी। मुझे बहाने से अक्सर काम का बोलकर अलग अलग जगह पर बुलाया जाता। 1-2 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती कौशने की कोशिश की गई। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया था, मगर मुझे हर वक्त डर सताता था कि मैं कभी खुद को ना बचा पाई। ना सिर्फ इज्जत जाएगी, बल्कि मेरी हकीकत भी सबके सामने आएगी। अब तो हर वक्त मैं महफूज थी। इसमें भी ऊपर वाले की मदद मेरे साथ थी। मैंने पहले महीने की तनख्वाह मिलते ही घर जाकर घर वालों को खर्चा दिया। मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे ख़ानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और मैं उन सब की वजह से आज ऐसे हालात का सामना कर रही थी जिसमें मेरा हर लम्हा डर में गुजरता। मेरा बाप मुझे बुरा भला कहने लगा और मुझसे सवाल करने लगा कि मैंने वह पैसे कहाँ से और कैसे कमाए हैं। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कहा कि मैं बस हॉस्टल की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया। मेरे बाबा मुझ पर शक कर रहे थे। सब काम छोड़कर ताऊ से जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपने कज़न से शादी कर लूं। शायद मेरे कज़न ने मेरे बाप को कोई पट्टी पढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वह मेरी बेटी की मुश्किल समझने को तैयार न थे। मैंने खामोशी से घर में कोई खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटे बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने में खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान लेकर देती। इन सब से मेरी माँ की नाराज़गी आहिस्ता
आहिस्ता दूर होने लगी और वह मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरा इंतज़ाम करती और अपने इलाके से मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार साथ देती, ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रख सकूं। कम से कम घर में अब कोई मसला बाकी नहीं रहा था, सब खुशी से रहने लगे। मगर मेरी ये सोच भी जल्द ख़त्म होने वाली थी जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची और घर का सुकून तहस नहस देखा। मेरे बाबा ने घर में शोर मचाया हुआ था, चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंक दी। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मारने पर तुल गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी, ना जाने बाबा को क्या हो गया था। जब मैंने बाप से उनके गुस्से की वजह पूछी तो उनके गुस्से से भरे जवाब ने मुझे गुमसुम कर दिया, क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाप को ये बात किसने बताई, क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली शहर जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। मैं अब इस बात पर राज़ी नहीं थी, लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे कि मैं मेट्रो स्टेशन जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकी थी, इस बार पहली रोज़ ही मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा का बहुत ही चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाना बनाकर टिफ़िन में दिए और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस रोज़ मैं वापस जाते हुए सारे रास्ते रोती रही और मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरे बाप की हरकतों का एहसास कम करने की कोशिश करती है। मैं इतनी बेरहम दिल हो गई थी कि अब मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा कभी घर नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था और इसी बार घर लौटने पर 2-3 हफ्तों बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं रोज़ाना की थकान और कमज़ोरी का शिकार रहने लगी। मैं कुछ रोज़ तो अपनी तबीयत ख़राब को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर मेरी हालत बहुत ख़राब हुई और मुझे उल्टी आने लगी तो मुझे घर जाना पड़ा, क्योंकि तबीयत ख़राब होने पर मैं होश और हवास में बेगानी होकर क्वार्टर में नहीं सो सकती थी। मुझे डर था कि मेरी लापरवाही से मेरी असलियत मेरे सामने रहने वाले सब लड़कों पर खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ था, मगर वापस लौटकर मेरी हालात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। जब मैं एक रोज़ काम पर बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई वह मेरे लिए क़यामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ अरसे से पॉइज़न दिया जा रहा है, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी और अब मेरे जिस्म में जहर की तादाद बढ़ने जाने की वजह से मुझे अक्सर उल्टियाँ आ रही थी। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीनन मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कुंवारी लड़की थी और डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरत हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दिया जा रहा था, जबकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी ना थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान करने को कहा और यह भी समझा दिया कि अभी भी जहर इतना नहीं फैला है कि मैं संभल ना सकूं। अभी भी मेरे पास वक्त था, अगर मैं सावधानी बरतूं तो बच सकती हूँ, मगर तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे ये जहर कौन दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली। घर जाने के बजाय वहीं क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित नाम के लड़के ने जब मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने इतनी घबराई हुई थी कि उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी से मदद मांगी। वह भी फिक्रमंद हो गया। फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज़ जो खाना पीना खाती हूँ उन चीज़ों को लेबोरेटरी टेस्ट करवाऊँ, ताकि मुझे खबर हो सके कि मुझे किस चीज़ में जहर दिया जा रहा है। इसके मशवरे पर अमल करते हुए जब मैंने हर चीज़ का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह जहर इस दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी और मैं सदमे से टूट गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने इसी रोज़ घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और ख्वाहिश तबाह कर उन सब के लिए कमा रही थी और कई मरतबा मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकत मुझे सदमे से पागल कर रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देखकर रह गई। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आया तो मेरी माँ ने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सारी सच्चाई बयान की। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ ये जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी, मगर आखिर कौन था जो मुझे ये जहर दे रहा था। मैं और मेरी माँ परेशानी में बैठे हुए सोच रहे थे। ख्याल आने वाले पल अपनी छोटी बहन भाइयों से सवाल किया तो मेरे सबसे छोटी भाई ने जो बात मुझे बताई
वह मेरा वजूद हिला देने वाली थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती तो मेरे बाबा इसमें कुछ मिला देते। मेरे भाई ने तो 2-3 बार मेरे बाबा को देखा, मगर वह बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। मेरा बाप घर आया तो मैंने उनसे जहर देने की वजह पूछी। मेरा बाप मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वह सच उगल दिया। मेरे ताऊ के बेटे ने मेरे इनकार के बाद से ही मेरे बाप को भड़काने की पूरी कोशिश कर दी थी। मुझ जैसी मजबूर और हसीन लड़की को गंवाना नहीं चाहता था। इसी ने मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाप को बताया, और जब मैं तभी हाथ ना आई तो उसने मेरे बाप को उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और उसे वह जहर दिया कि वह मुझ जैसी बेटी पर बदला ले सके। मैं यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। मैंने क्वार्टर में जाकर सारा सामान समेटा। अब मैं बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही थी। रोहित ने मुझे देखा तो मुझसे पूछा। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसने सब कुछ सुना, मुझसे प्यार किया और मुझसे शादी की। अब मैं रोहित की बीवी हूँ और हम दोनों मिलकर परिवार की मदद करते थे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।